तो आज का टॉपिक है बार बॉडी। बार बॉडी क्या होती है और उनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो सारे आज हम डिस्कस करेंगे। तो बार बॉडी बोलते किसे हैं? तो जैसे क्या होता है कि फीमेल्स के अंदर दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन मेल्स जो होते हैं उनके अंदर आपको सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम मिलेगा और एक वाई होता है। तो एक्चुअल में जो जीन्स प्रेजेंट होती हैं ऑन दी एक्स क्रोमोसोम, उनका एक्सप्रेशन ज्यादा होना चाहिए इन दी केस ऑफ फीमेल्स एज कंपेयर टू मेल्स, बट जनरली ऐसा नहीं होता है। क्योंकि क्या है कि फीमेल्स जो है अपने एक एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिव करके रखती हैं। इनएक्टिव करके रखने का मतलब कि वो उससे बार बॉडी बना देती है। एक डार्कली स्टेन्ड बॉडी होती है जो कि आपको फीमेल्स के सेल्स के अंदर दिखेगी। वो डार्कली स्टेन्ड बॉडी एक्चुअल में इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम होता है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, वो ये कि अगर हम टर्नर सिंड्रोम की बात करें, अब टर्नर सिंड्रोम जो है उसमें भी नॉर्मली एक ही एक्स है जो वर्किंग है, और एक नॉर्मल फीमेल की बात करें तो उसके अंदर भी नॉर्मली एक ही एक्स है जो वर्क कर रहा है, दूसरा जो है वो इनएक्टिव है। तो क्या दोनों का एक्सप्रेशन सिमिलर होगा? तो हम क्यों बोलते हैं कि टर्नर सिंड्रोम में फीमेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो कम दिखाई देते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल फीमेल? ऐसा क्यों बोलते हैं? जब दोनों में ही एक एक्स इनएक्टिव है, उसका काम ही नहीं हो रहा, एक ही एक्टिव है, तो ऐसा क्यों बोला जाता है? उसका एक्चुअली एक रीजन होता है। जो भी फीमेल के हम सेल्स बोल रहे हैं जिसके अंदर दोनों एक्स में से एक एक्स इनएक्टिव होता है, इसमें आपको ये चीज याद रखनी है कि दोनों में से कौन सा एक्स इनएक्टिव होगा ये हर एक सेल का इंडिपेंडेंट डिसीजन होता है। मतलब हर एक सेल जो है इंडिपेंडेंटली ये डिसाइड करता है कि उसे किस एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिव बनाना है। इट कैन बी पेटर्नल एक्स क्रोमोसोम और मैटर्नल एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि दो एक्स इसके पास आए, एक फादर ने दिया एक मदर ने दिया। अब कौन सा वाला एक्सप्रेशन किसका इनएक्टिव होगा, कौन सा क्रोमोसोम, वो सेल टू सेल वेरी करता है। तो पूरी बॉडी के अंदर सेम एक्स कभी भी इनएक्टिव नहीं होता इन द केस ऑफ नॉर्मल फीमेल्स। बट अगर हम टर्नर सिंड्रोम में बात करें उसमें एक एक्स तो है ही नहीं, और वो कैरेक्टर आपको सारे सेल्स के अंदर बराबर दिख रहा है। इसीलिए उनके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो फीमेल वाले होते हैं वो आपको कम विजिबल होते हैं, बहुत अच्छे से दिखते नहीं हैं। अब यहाँ पे ये जो एक्चुअल में बार बॉडी वाला कॉन्सेप्ट है ये दिया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था बार, एंड दूसरे साइंटिस्ट थे बर्ट्रैम। ये दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलके बार बॉडी का कॉन्सेप्ट दिया था। और इन्होंने जिस ऑर्गेनिज्म पे काम किया बार बॉडी को डिस्कवर करने के लिए वो थी फीमेल कैट्स। तो इन्होंने फीमेल कैट्स के अंदर देखा कि कुछ सेल्स के अंदर, हर एक सेल के अंदर एक डार्कली स्टेन्ड बॉडी है जो कि मेल कैट्स में नहीं दिखती। तो यानी फीमेल कैट्स में कुछ स्ट्रक्चर है जो हमें दिख रहा है, उसका नाम उन्होंने अपने नाम पे रख दिया, बार बॉडी उसका नाम रख दिया गया। नाउ दिस बार बॉडी इज ऑल्सो नोन एज सेक्स क्रोमैटिन बॉडी। सेक्स क्रोमैटिन बॉडी भी बोलते हैं क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम है एक्चुअल में ये, तो इसीलिए सेक्स क्रोमैटिन बॉडी भी बोला जाता है। दोनों में से एक एक्स इनएक्टिव होता है, दोनों एक्स कभी भी इनएक्टिव नहीं होते। एक्चुअल में होता क्या है कि टोटल नंबर ऑफ एक्स में से सिर्फ एक एक्स है जो एक्टिव रहेगा, बाकी सारे बार बॉडी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जब भी हम नंबर ऑफ बार बॉडीज निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंबर ऑफ बार बॉडीज कितनी है इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में। जैसे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में आपको बोल दिया जहाँ पे डबल एक्स का कॉन्सेप्ट है, या फिर ट्रिपल एक्स वाला भी हो सकता है, तो उनके अंदर कितनी बार बॉडीज बनेंगी। तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स, टोटल कितने एक्स क्रोमोसोम्स हैं -1, क्योंकि वन एक्स क्रोमोसोम इज एक्टिव वाइल ऑल अदर एक्स क्रोमोसोम्स बिकम बार बॉडीज। तो बार बॉडी सिर्फ सारे ही क्रोमोसोम्स बन जाते हैं एक्स वाले एक्सेप्ट वन, एक एक्टिव रहता है, बाकी सब बन जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे बार बॉडी में। अब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बोलूं कि एक पर्सन है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम वाला, और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि हमेशा एक्स एक्स वाई वाली कंडीशन ही हो।
क्लाइनफिल्टर बोला जाता है जिसमें एक्स एक्स्ट्रा हो, तो इट कैन बी एक्स एक्स वाई और ट्रिपल एक्स वाई और 4 बार एक्स और वाई भी हो सकता है। तो ये सारे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में ही कंसीडर किए जाते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो आपको इन जनरल हम क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम को ये वाला जीनोटाइप लेते हैं, एक्स एक्स वाई वाला, बट इट कैन बी एनी ऑफ दीज, कोई भी हो सकता है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि सबसे ऊपर वाला है जो जीनोटाइप आपको पता है, तो इसके अंदर कितनी बार बॉडीज होंगी? 4 एक्स 1 वाई। बताओ, 4 एक्स है 1 वाई है, कितनी नंबर ऑफ बार बॉडीज होंगी? मैम 3। 3। क्यों? क्योंकि हम 4 - 1 कर देंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम 4 है, -1 तो बचेगा 3, तो 3 बार बॉडीज वहां आपको देखने को मिलेंगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। इसके कॉन्सेप्ट्स ये सारे बेसिक होते हैं, अगर ये बेसिक चीजें आपको क्लियर हैं तो उसके ऊपर बिल्ड ऑन आप इजिली कर सकते हो। अब इसमें एक और चीज जो आपको याद रखनी है वो ये कि हम इसे इनएक्टिव या फिर डार्कली स्टेन्ड क्यों बोल रहे हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमने कल करा था, डार्कली स्टेन्ड होता है हेट्रोक्रोमैटिन। तो एक्चुअल में बार बॉडी जो होती है वो हेट्रोक्रोमैटिनाइज्ड होती है, इसमें हेट्रोक्रोमैटिन प्रेजेंट होता है, यूक्रोमैटिन नहीं प्रेजेंट होता। इसीलिए ये ट्रांसक्रिप्शनली साइलेंट कंसीडर की जाती है। ट्रांसक्रिप्शनली साइलेंट इसलिए क्योंकि इनके अंदर ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रही होती, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि ये जो एक्स क्रोमोसोम की इनएक्टिवेशन वाली प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम बोलते क्या है? तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं लायोनाइजेशन। लायन साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसके बारे में बताया था। तो एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज लायोनाइजेशन। नाउ दिस इज कंसिडर्ड एज एन एपीजेनेटिक प्रोसेस। एपीजेनेटिक प्रोसेस बोलते हैं इसे। एपीजेनेटिक कौन सी प्रोसेसेस होती हैं, किसी को कोई आइडिया? एपीजेनेटिक मैम जीन का विदाउट एनी चेंज, डीएनए सीक्वेंस विदाउट एनी चेंजेस में होता है वो। हाँ, तो जब एक्सप्रेशन इफेक्ट हो रहा है किसी चीज का बट डीएनए सीक्वेंस ऑल्टर नहीं हुआ है, डीएनए सीक्वेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हाँ एक्सप्रेशन में फर्क पड़ा है, उसे बोलते हैं एपीजेनेटिक। एपी मतलब ऊपर, जेनेटिक मतलब जीन्स के, तो जीन्स की हम बात ही नहीं कर रहे, उनको कंसीडर ही नहीं कर रहे, फिर भी एक्सप्रेशन लेवल उनका चेंज हो रहा है। जीन को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसका सीक्वेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। तो एपीजेनेटिक प्रोसेस कंसीडर की जाती है एक्स क्रोमोसोम के इनएक्टिवेशन, मतलब एक्स क्रोमोसोम के अंदर जो जीन्स हैं उनका डीएनए सीक्वेंस चेंज नहीं हुआ है, बट हाँ एक्सप्रेशन चेंज हुआ है। बताया ना, इनएक्टिवेशन हो रहा है। तो इनएक्टिव कब होगा? जब उसका एक्सप्रेशन नहीं हो पा रहा, तो इनएक्टिवेशन है, इसीलिए एपीजेनेटिक प्रोसेस है ये, डीएनए सीक्वेंस ऑल्टर नहीं हो रहा। अब यहाँ पे अब इसके बाद जो कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से समझना क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है और इसी से क्वेश्चंस जनरली आपको पूछे जाते हैं। एक यहाँ पे जीन्स के नाम आएंगे, एक टर्म यूज होते हैं एक्स आई सी। एक्स आई सी होता है एक्स इनएक्टिवेशन सेंटर। एक्स इनएक्टिवेशन सेंटर, ये जीन होती क्या है? एक्चुअल में ये वो वाली जीन है जहां से इनएक्टिवेशन स्टार्ट होगा, तो सेंटर इसीलिए बोला है। जैसे मैं आपको डायग्रामेटिकली बता देती हूँ, ऐसा डायग्राम आपको कहीं मिलेगा नहीं बट मैं आपको समझा रही हूँ, समझाने के लिए बना रही हूँ। जैसे मान लो ये एक्स क्रोमोसोम है जिसका इनएक्टिवेशन होना है, ये एक्स क्रोमोसोम है जिसका इनएक्टिवेशन होना है, तो इसमें जो रीजन होगा एक्चुअल में, जिस रीजन का क्या हो रहा है इनएक्टिवेशन, जहां से शुरू हो रहा है, तो वो रीजन जहां से इनएक्टिवेशन स्टार्ट होगा उस रीजन को बोला जाता है एक्स आई सी। तो एक्स आई सी क्या है? वो रीजन जहां से इनएक्टिवेशन शुरू हो रहा है, मतलब इनएक्टिवेशन इस डायरेक्शन में भी होगा, इस डायरेक्शन में भी होगा, तभी पूरा एक्स क्रोमोसोम जो है वो इनएक्टिव स्टेट में जाएगा। बट जहां से शुरू हो रहा है, इनिशिएशन हो रहा है इनएक्टिवेशन का, उसी को एक्स आई सी बोलते हैं, एक्स इनएक्टिवेशन सेंटर। तो यहां लिख रही हूं मैं, ये
रीजन है फ्रॉम वेयर इनएक्टिवेशन स्टार्ट्स, इनएक्टिवेशन स्टार्ट्स। तो जहां से इनएक्टिवेशन स्टार्ट होती है उस रीजन को बोला जाता है XIC और एक्स इनएक्टिवेशन सेंटर। अब यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे रेप्लिकेशन स्टार्ट होने के लिए ORI की जरूरत होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वैसे ही लायोनाइजेशन स्टार्ट होने के लिए XIC की जरूरत होती है। अब हम बोलते हैं कि ऊपर वाली आर्म P होती है, पेटाइट छोटी वाली, और नीचे होती है Q आर्म। एक्चुअल में मैंने बनाया ये ऊपर है, बट एग्जैक्ट लोकेशन इसकी जो होती है वो Q आर्म में होती है, तो मैं यहाँ वो लिख रही हूँ, इससे कंफ्यूज मत करना। वो सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया कि एक रीजन है जहां से इनएक्टिवेशन शुरू होगी, बट Q आर्म और द लॉन्ग आर्म इज द रीजन वेयर XIC इज लोकेटेड। तो XIC की लोकेशन एग्जैक्टली जो होती है वो आपको Q आर्म पे मिलेगी। इसको मैं यहाँ बना के दिखा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जब भी नोट्स बना रहे हो। तो मैं यहाँ आपको लिख के दिखा देती हूँ, यहाँ बना दिया मैंने XIC। तो XIC की एग्जैक्ट लोकेशन आपको लॉन्ग आर्म में मिलेगी क्रोमोसोम के, कौन से वाले, X क्रोमोसोम के। तो X क्रोमोसोम की Q आर्म में आपको XIC रीजन मिलता है। अब ये XIC रीजन जितना यहाँ मैंने लाइन बना दी है इतना छोटा नहीं होता है, इसके अंदर लगभग 12 जीन्स होती हैं। तो यहाँ लिख रही हूँ 12 जीन्स आर प्रेजेंट इन दी XIC रीजन एंड दीज जीन्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 डिफरेंट कैटेगरीज। एक होती है 7 जीन्स वाली कैटेगरी और एक होती है 5 जीन्स, मतलब इनका क्लस्टर होता है अलग अलग। 7 जीन्स का अलग क्लस्टर होता है और 5 जीन्स का अलग। 7 जीन्स होती हैं जो एक्चुअल में प्रोटीन कोडिंग होती हैं, जो प्रोटीन बनाएंगी, तो प्रोटीन कोडिंग उन्हें बोल सकते हो। जो ये बाकी की 5 जीन्स बची ये अनट्रांसलेटेड होती हैं, अनट्रांसलेटेड बोला जाता है इन्हें। ये अनट्रांसलेटेड आरएनए बनाती हैं, आरएनए जरूर बनाएंगे, एक्सप्रेशन होगा, बट अनट्रांसलेटेड आरएनए होगा वो, क्योंकि उसका ट्रांसलेशन फर्दर नहीं होगा, प्रोटीन नहीं बनाया जाएगा उससे। नाउ दीज अनट्रांसलेटेड रीजन्स कंटेन these untranslated RNAs can be categorized into 2 types। एक होता है जिसे XIST बोलते हैं और एक होता है जिसे TSIX बोलते हैं, उल्टा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, देख सकते हो आप, XIST और TSIX। तो ये रीजन्स प्रेजेंट होते हैं XIC में ही, जो प्रोटीन कोड नहीं करते। अब एक सिंपल सी चीज जान लो आप, एक्स क्रोमोसोम है, उसके ऊपर पूरे में कहीं ना कहीं जीन्स प्रेजेंट ही होंगी और सभी कुछ ना कुछ प्रोटीन को कोड कर ही रही होती हैं। बट एक्चुअल में इनएक्टिवेशन के लिए जो रीजन चाहिए होता है वो प्रोटीन नॉन कोडिंग चाहिए होता है, मतलब नॉन कोडिंग रीजन चाहिए होता है। तो वो नॉन कोडिंग रीजन जो है वो ये 5 जीन्स हैं जो फॉर्म करती हैं इन द XIC रीजन। Now these genes are XIST and TSIX। एक्चुअल में ये 5 जीन है, इनमें से 2 जीन्स ये होती हैं, ये उन 2 जीन्स के नाम है, या आप बोल सकते हो उन जीन से जो प्रोटीन बना उनके नाम है। तो इनका रोल होता है मेजर, जो एक्स क्रोमोसोम की इनएक्टिवेशन के लिए होता है। इनका नाम उल्टा इसीलिए रखा गया है, जैसे पैलिंड्रोमिक बोल सकते हो आप इन्हें, पैलिंड्रोमिक इसीलिए इनका नाम रखा गया है क्योंकि ये दोनों जो प्रोटीन्स होते हैं ये एंटागोनिस्टिक होते हैं। एंटागोनिस्टिक का मतलब उल्टा काम करते हैं, तो दोनों एक दूसरे की एक्टिविटी को हैम्पर करेंगे, रोकेंगे, तो इसीलिए उल्टा काम बोला जा रहा है। तो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट इन दोनों के होते हैं। इन दोनों को हमें डिटेल में पढ़ना है और आपको जो भी बार बॉडी से रिलेटेड, लायोनाइजेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन 2 जीन्स से रिलेटेड होते हैं। तो जितना भी यहाँ आपको सारी चीजें बता रही हूँ उन सब में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन दोनों जीन्स का रोल है और वो आपको बहुत अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आप उस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट लिखी हैं या फॉल्स लिखी हैं वो बता पाओगे, वरना बता ही नहीं पाओगे कि करेक्ट है या सही है या गलत है। अब इन दोनों जीन्स में से हम पहले XIST के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। XIST
ये जीन क्या करती है? ये जीन प्रोटीन कोडिंग नहीं है, तो नॉन कोडिंग हम लिख देते हैं सबसे पहली चीज। कोडिंग नहीं करेगी यानी प्रोटीन बनाने में मदद नहीं करेगी, बट इट डू प्रोड्यूस अ नॉन कोडिंग आरएनए। नॉन कोडिंग आरएनए जरूर बनाएगी, बट वो आरएनए आगे जाके प्रोटीन नहीं बनाएगा, तो देयर इज नो प्रोटीन प्रोडक्शन। तो एक्चुअल में ये आरएनए के लेवल तक ही रहती है ये जीन, आगे प्रोटीन नहीं बनता। तो ये इसमें आपको याद रखना है कि ये तभी एक्सप्रेस करती है, ये XIST जीन जो होती है ये तभी एक्सप्रेस करती है जब एटलीस्ट 2X क्रोमोसोम्स हो एक सेल के अंदर, एटलीस्ट 2X क्रोमोसोम्स। तो 2X क्रोमोसोम्स कम से कम चाहिए XIST जीन के एक्सप्रेशन के लिए। अब ये बताओ मेल्स में या टर्नर सिंड्रोम में ये जीन एक्सप्रेस करेगी या नहीं? नो मैम। नहीं करेगी। किस लिए? क्योंकि बताया मैंने XIST तभी एक्सप्रेस करती है जब 2 क्रोमोसोम्स एटलीस्ट हो। तो फीमेल्स या फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स, दूसरे जो भी ह्यूमंस में आएंगे अलग अलग सिंड्रोम से, जो भी जिनको भी डिजीज हुई होती है, जिनके अंदर ज्यादा X क्रोमोसोम्स की कॉपी होती है, उन सब के अंदर XIST एक्सप्रेस करती है, बट ये कभी भी मेल्स में एक्सप्रेस नहीं करती। तो यहाँ लिख रही हूं मैं नॉट एक्सप्रेस्ड इन मेल्स, ये आपको नोट्स में मिलेगा प्रॉपरली लिखा हुआ, नॉट एक्सप्रेस्ड इन मेल्स। मेल्स में एक्सप्रेस नहीं करती। तो हो सकता है कि आपको ऑप्शन में स्टेटमेंट में दिया हो XIST जीन एक्सप्रेसेस इन मेल्स, या फिर आपको थोड़ा घुमाने के लिए टर्नर सिंड्रोम मेंशन कर दिया, तो आपको लिंक करना है बस। टर्नर सिंड्रोम एक्सो होता है, उसमें एक ही एक्स है, तो XIST एक्सप्रेस नहीं कर सकती। तो उससे आप स्टेटमेंट सही है या गलत है ये बता सकते हो। अगली चीज जो आपको यहाँ याद रखनी है वो ये कि XIST जीन का जो mRNA होता है वो कभी भी न्यूक्लियस के बाहर नहीं जाता, वो न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है। तो रिमेन्स इन दी न्यूक्लियस, एक्सक्लूसिवली इन दी न्यूक्लियस बोल सकते हो, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में होता है, साइटोप्लाज्म में ट्रैवल करके नहीं जाता। नॉर्मली mRNA का ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द न्यूक्लियर पोर्स टू द साइटोप्लाज्म। जब वो साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं तब फिर उस mRNA के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं और tRNA आता है और ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है। बट क्योंकि ये mRNA ऐसे हैं जिन्हें प्रोटीन बनाना ही नहीं है, तो क्यों उसे न्यूक्लियर पोर के थ्रू भेज के एनर्जी वेस्ट करनी? तो सेल इसे न्यूक्लियस के अंदर ही रखता है। और ये किस लिए यूज किया जाता है? एक्चुअली इस जीन का प्रोडक्ट जो होता है, मतलब जो ये आरएनए बना, ये आरएनए कोट करता है दी क्रोमोसोम्स, उन क्रोमोसोम्स को फ्रॉम विच इट इज प्रोड्यूस्ड, फ्रॉम विच इट वॉज प्रोड्यूस्ड। तो जिससे ये प्रोड्यूस हुआ था उसी क्रोमोसोम को मास्क कर लेता है, ये उसको छुपा देता है। जैसे मान लो कि आपका जो भी एक्स क्रोमोसोम था, दोनों में से जिस क्रोमोसोम ने XIST जीन का एक्सप्रेशन शो किया, वो क्रोमोसोम जो है वो खुद के ही क्रोमोसोम को मास्क कर लेगा। तो एक्चुअल में इनएक्टिवेशन के लिए ये जीन रिस्पॉन्सिबल है। तो ये याद रखना है, ये जीन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मास्किंग इफेक्ट। तो TSIX कौन सी वाली जीन होगी? वो होगी जो इसके उल्टा काम कर रही है, यानी एक्चुअल में इसका प्रोडक्शन को, इसके एक्सप्रेशन को रोक रही है। और वो एक्सप्रेशन को तभी रोकती है जब एक्चुअल में मतलब मेल्स वाला केस हो, क्योंकि बताया मेल्स में ये जीन एक्सप्रेस नहीं करती। इसका मतलब कि मेल्स के अंदर इसका एंटीसेंस वाला रीजन प्रेजेंट होता है, यानी TSIX जीन प्रेजेंट होती है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आपको दिक्कत हो सकती है इसे याद रखने में, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहे 2 दिन लगाओ याद करने के लिए, 3 दिन लगाओ, वो आपके ऊपर है, बट याद करना ही पड़ेगा।
चाहे अपनी खुद की लैंग्वेज में लिख लेना, आपको जिसमें भी समझ आए वैसे लिख के इसे याद कर लेना, बट इन दोनों जीन्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको यहाँ XIST जीन का एक्सप्रेशन बताया, उसका बताया कि वो मेल्स में एक्सप्रेस नहीं करता, न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है, और जो क्रोमोसोम जिसने XIST का एक्सप्रेशन शो किया उसी क्रोमोसोम को ढक लेता है, उसको कोट कर लेता है। अब हम इसकी एंटीसेंस जीन का फंक्शन देखते हैं। तो मैं यहां उसका फंक्शन लिख रही हूं, TSIX का एक्सप्रेशन। ये जो जीन होती है ये एंटीसेंस होती है, जैसे मैंने बोला एंटीसेंस टू एक्स आई एस टी जीन के एंटीसेंस या उसके mRNA के एंटीसेंस बोल सकते हो आप। ये इसका सीक्वेंस अगर ऐसा है AGTC, तो दूसरे वाले का सीक्वेंस जो था U आएगा यहाँ, क्योंकि mRNA की बात कर रहे हैं, तो UCAG होगा। तो एंटीसेंस हैं दोनों एक दूसरे के, जैसे ये XIST है, ये TSIX है, ऐसा एंटीसेंस उल्टा। अब यहाँ पे भी वही वाला कॉन्सेप्ट है, नॉन कोडिंग आरएनए बनेगा। यहाँ पे भी कोडिंग आरएनए नहीं बनता, मतलब जो भी एमआरएनए फॉर्म होता है वो एमआरएनए ऐसा है कि वो प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होता और उल्टी डायरेक्शन में ट्रांसक्राइब होता है, इसीलिए उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इसमें प्रेजेंट होता है। तो जब भी एंटीसेंस सीक्वेंस शो करेगा तो ये क्या करेगा कि जब XIST एक्सप्रेस करने लगा है तभी उससे जाके वाइंड कर जाएगा और उसके एक्सप्रेशन को फर्दर होने ही नहीं देगा, तो इसीलिए एंटीसेंस बोला जा रहा है। ये भी उसी क्रोमोसोम पे एक्सप्रेस करता है जिस क्रोमोसोम पे प्रोड्यूस हुआ, तो जिस क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन प्रेजेंट होगी उसी के ऊपर ये कोटिंग शो करेगा। ये भी कोटिंग ही शो करता है जैसे XIST शो कर रहा था, बिल्कुल सिमिलर इफेक्ट शो होता है। बट यहाँ पे ये जरूरी है कि ये XIST के एक्सप्रेशन को प्रिवेंट करता है, तो यहाँ लिख रही हूं प्रिवेंट्स द एक्सप्रेशन ऑफ XIST। तो XIST जो जीन होती है उसका एक्सप्रेशन ये रोक देता है। तो ये थी दो जीन्स जिनके एक्सप्रेशन के बारे में मैंने आपको बताया। XIST है मेजर वाली जीन जो इनएक्टिवेशन करेगी, और TSIX जीन है जो मेल्स या टर्नर सिंड्रोम वालों में एक्सप्रेस करेगी, जिसकी वजह से ये XIST को काम नहीं करने देती, जिसकी वजह से इनएक्टिवेशन नहीं होती उनके अंदर, क्योंकि एक ही एक्स बचा है, अब उसको भी इनएक्टिव कर दोगे तो एक्स वाली जीन्स एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगी बिल्कुल भी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ अच्छे से याद रखना है। किसी को कोई डाउट इन दोनों जीन्स के बारे में समझने में? नो मैम। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। बाकी सबको भी समझ आ रहा है या बिल्कुल भी कुछ बोल ही नहीं रहे हो, क्या हो गया? यस मैम, यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं लायन हाइपोथेसिस। लायन हाइपोथेसिस ये वो वाली हाइपोथेसिस है जिसमें लायोनाइजेशन के बारे में बताया गया था। ये हाइपोथेसिस है जो ये बोलती है कि देयर इज रैंडम इनएक्टिवेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। रैंडमली इनएक्टिवेट होता है एक्स क्रोमोसोम, रैंडम इनएक्टिवेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन एम्ब्रियो। मतलब एक एम्ब्रियो के अंदर जो भी सेल्स प्रेजेंट है, क्योंकि एम्ब्रियो जाइगोट की तरह यूनिसेलुलर नहीं होता, मल्टी सेलुलर होता है, तो उसके हर एक सेल में अलग अलग जगह पे एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव होता है। तो देयर इज रैंडम इनएक्टिवेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, यही चीज बोलती है लायन हाइपोथेसिस। और ये चीज आपको ये भी पता होना चाहिए क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो मैकेनिज्म होता है हर एक एम्ब्रियो का वो फीमेल डेवलपमेंट का ही होता है। तो फीमेल ही डेवलप होती है स्टार्टिंग में हर एक एम्ब्रियो में, बट बाद में डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम वो टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर वगैरह एक्सप्रेस करते हैं, जिससे टेस्टिस डेवलप होता है। फिर टेस्टिस बनेगा, टेस्टोस्टेरॉन बनेंगे, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आएंगे।
बट लायन हाइपोथेसिस ये बोलती है कि दोनों में से इनएक्टिव तो हो रहा है एक एक्स क्रोमोसोम, बट बोथ दी एक्स क्रोमोसोम्स आर फंक्शनल इन अर्ली फीमेल मेमेलियन एम्ब्रियो, आर फंक्शनल इन अर्ली फीमेल एम्ब्रियो। मतलब जो स्टार्टिंग वाला अर्ली फीमेल एम्ब्रियो जो था, उस एम्ब्रियो के अंदर दोनों एक्स एक्टिव थे। तो स्टार्टिंग में दोनों एक्स एक्टिव होते हैं, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से ही एक एक्स इनएक्टिव होता है, दोनों फंक्शनल होते हैं, बट बाद में उनमें से किसी का रैंडमली इनएक्टिवेशन हो जाता है। और ये इनएक्टिवेशन होता कब है, तो ये भी आपको याद रखना है, इनएक्टिवेशन होगा ड्यूरिंग साइटो डिफरेंशिएशन जो प्रोसेस है, मतलब जब सेल डिफरेंशिएट होके एक पर्टिकुलर फंक्शन अटेन कर रहे हैं, उस टाइम इनएक्टिवेशन होता है। तो स्टार्टिंग में नहीं होता, जब अनडिफरेंशिएटेड स्टेज में है सारे सेल्स, उस टाइम इनएक्टिवेशन नहीं होगा। इनएक्टिवेशन मेनली आपको देखने को मिलेगा आफ्टरवर्ड्स, जब डिफरेंशिएशन शुरू हो गई, और ये भी रैंडम ही होगा जैसे मैंने बताया। और लायन हाइपोथेसिस में ये सारी चीज जो बताई गई, ये सभी प्लेसेंटल मैमल्स में होती है, तो सभी प्लेसेंटल मैमल्स के लिए एप्लीकेबल है। जिनके अंदर भी प्लेसेंटा प्रेजेंट होगा उन्हें यूथेरियंस बोलते हैं। तो यूथेरियंस के लिए, सबके लिए ये एप्लीकेबल होती है लायनाइजेशन प्रोसेस। फीमेल्स जो होती हैं वो फंक्शनल मोज़ैक होती हैं, हेट्रोजाइगस एक्स लिंक्ड जीन्स। फंक्शनल मोज़ैक किस लिए बोला जा रहा है, क्योंकि फीमेल्स के पास है 2 एक्स क्रोमोसोम बट एक इनएक्टिव है, तो इसीलिए फंक्शनली मोज़ैक कंसीडर की जाती हैं फीमेल्स यहाँ पे। और मार्सुपियल्स जो होते हैं उनके अंदर भी आपको याद रखना है, मार्सुपियल्स जैसे कि कैंगरू वगैरह, उन सब के अंदर क्या होता है, हमेशा पैटर्नल एक्स क्रोमोसोम होता है जो इनएक्टिव होता है, पैटर्नल एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन। तो पैटर्नल एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव होगा, मैटर्नल नहीं होता। तो वो भी एक पॉइंट है जो मैंने आपको नोट्स में लिख के दिया हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हो। बाकी यहाँ सिर्फ समझ सकते हो, इनके तो नोट्स भी नहीं बनाने पड़ेंगे आपको, तो जिस जिसके हैं वो मैंने आपको भेज दिए। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ही भेजा है मेनली अभी तक, लेकिन इकोलॉजी भी मैंने आपको करवाया, इकोलॉजी के भी शायद मेरे पास है, मुझे ढूंढने पड़ेंगे और फिर मैं आपको भेज दूंगी। बाकी मुझे एक बार रिमाइंड करा देना ग्रुप पे कोई कि इकोलॉजी के नोट्स भेज दो, तो वो मैं फिर मुझे याद रहेगा, फिर मैं भेज दूंगी। अब इसके बाद एक डोजेज कंपनसेशन वाली चीज भी आती है, डोजेज कंपनसेशन। ये क्या होता है? डोजेज कंपनसेशन एक टाइप की प्रोसेस होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि फीमेल्स में 2 एक्स में से एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव होता है, लेकिन मेल्स जो है, मेल्स के अंदर कोई भी एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव नहीं है, क्योंकि एक ही एक्स होता है। तो एक्चुअल में ये दोनों जो इनएक्टिवेशन प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होती है ताकि जो भी जीन्स हैं एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, उनका जो भी एक्सप्रेशन लेवल है वो बराबर हो इन द केस ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। तो दोनों केसेस में उनकी डोजेज जो है वो कंपनसेट हो सके, बराबर हो सके, उसके लिए डोजेज कंपनसेशन टर्म हम बोलते हैं। ये जो डोजेज कंपनसेशन चीज है, इसकी डिस्कवरी म्यूलर नाम के साइंटिस्ट ने करी थी, और किस में करी थी? ड्रोसोफिला में। ड्रोसोफिला, इसके अंदर ये डिस्कवरी हुई थी। तो इसमें बेसिकली एक्स क्रोमोसोम या एक्स लिंक्ड जीन्स जो होती हैं वो दोनों सेक्सेस में, वेदर इट इज एक्स एक्स और एक्स वाई, दोनों में इक्वल बनाई जाती है, उसी का मैकेनिज्म है डोजेज कंपनसेशन। तो 2 केसेस पॉसिबल होते हैं। देखो हमने अभी बोला कि मैमल्स के अंदर हमें लायोनाइजेशन देखने को मिलती है, बट ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ड्रोसोफिला जो है ये एक ऐसा इंसेक्ट है जो लायोनाइजेशन शो करता है, बट इसमें 2 केसेस बनते हैं। 2 केसेस आर पॉसिबल। कौन कौन से केसेस होते हैं? एक होता है जिसमें कि
क्या किया जाता है, देखो दो केसेस हैं आपके पास, एक केस ये है एक्स एक्स और एक है एक्स वाई। तो आप क्या कर सकते हो कि इसको इसके बराबर बनाने के लिए आप इसका एक इनएक्टिव कर सकते हो, तो बराबर बन जाएगा। या फिर इन दोनों के एक्सप्रेशन लेवल को फुलफिल करने के लिए आप इसको हाइपर एक्टिव कर दो, ज्यादा एक्टिव कर दो, जिसकी वजह से ये एक का एक्सप्रेशन शो करने की जगह दो का एक्सप्रेशन शो करे, यानी डबल एक्सप्रेशन शो करे, जिसकी वजह से ये दोनों एक्स के एक्सप्रेशन के बराबर हो जाए। तो दोनों केसेस पॉसिबल हैं। ड्रोसोफिला में हाइपर एक्टिव वाला होता है, हमारे अंदर इनएक्टिव वाला होता है। तो इसीलिए लायोनाइजेशन एज सच, जो इनएक्टिवेशन वाला कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ हम मैमल्स के लिए ही यूज करते हैं, ड्रोसोफिला के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि वहां हाइपर एक्टिवेशन होती है, इनएक्टिवेशन नहीं होती। तो मैं यहाँ लिख रही हूं, एक केस है जिसके अंदर 1x इज इनएक्टिवेटेड इन फीमेल्स। तो फीमेल्स में एक एक्स क्रोमोसोम जो है उसे इनएक्टिव कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल इसमें आते हैं वो प्लेसेंटल मैमल्स। और दूसरा जो होता है वो होता है 1x इन मेल्स वाले 1x को हाइपर एक्टिव कर दो, हाइपर एक्टिव। ये वाला केस है जो आपको ड्रोसोफिला में देखने को मिलता है, ड्रोसोफिला। तो दोनों में से कोई सा भी केस पॉसिबल है, दोनों में ही डोजेज जो है वो कंपनसेट की जाएगी, बराबर की जाएगी लगभग। बस फर्क इतना है कि एक के अंदर एक्टिवेशन ज्यादा है, हाइपर एक्टिवेशन है, और एक में इनएक्टिवेशन की जा रही है।